आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन था। ये घटना मेरे साथ उसी लॉकडाउन के दौरान घटी थी। रात के करीब 8 बजे थे। मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। वहां पर कोई नहीं था। फिर करीब 5 मिनट के बाद छत की दूसरी तरफ से कुछ खरचने की आवाज आई। मैं ये देखने के लिए वहां पर गया। वहां पर कोई नहीं था क्योंकि छत पर मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस समय मेरी नजर छत के दूसरी तरफ लगे चैनल डिश पर पड़ी। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। मैं तुरंत वहां गया और हैरान रह गया क्योंकि वो चैनल डिश जहां पहले था वहां से खिसक कर अब 5 फीट दूर चला गया था। ये कैसे हो गया? मुझे काफी बेचैनी हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये था क्या। बाद में मैं उसी जगह पर खड़ा हो गया और अपनी आंखों के सामने उसे हिलते हुए देखा और एक अजीब डरावनी आवाज भी आई। अचानक डिश अपनी जगह से करीब 2 फीट ऊपर हवा में उठी और नीचे गिर गई और फिर वहीं अपनी जगह पर हिल रही थी। मैं इससे बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत उस चैनल डिश के मालिक को फोन किया और उसे छत पर बुलाया। उसे सारी बात बताई। पहले तो उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब यह घटना दोबारा उसके आंखों के सामने घटी तो वो भी हैरान रह गया। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी जुट गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत ये सब कर रहा है। फिर हम सभी ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह हम इस डिश को यहाँ से दूर फेंक देंगे। उसी रात करीब 2:30 बजे हम सब सो रहे थे। तभी मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। क्योंकि मेरा घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए जब भी छत पर कुछ होता था तो सबसे पहले हम ही सुनते थे। मैंने अपने परिवार को जगाया और उन्हें बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। सबने वो डरावनी आवाज सुनी थी। उस रात हम सब ने हिम्मत जुटाई और छत पर जाकर देखा कि ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन छत पर पैरों के निशान थे जो सामान्य पैरों से 2 गुना ज्यादा बड़े थे। हम जब डिश देखने गए तो पूरी छत पर डिश कहीं थी ही नहीं। ये सब देखकर हम काफी डर गए। सबके डर के मारे हालत खराब हो गई। पैरों के निशानों ने हम सभी को और भी डरा दिया। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया कि अब जो करना है कल ही करेंगे और हम अपने अपने रूम में चले गए। मैं उस रात सो भी नहीं सका। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो डिश कहाँ गायब हो गई। अगले दिन सुबह हम सब छत पर गए और देखा कि जो डिश कल रात छत से गायब हो गया था वो आज वापस आ गया है और सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा है। अब तो मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर सभी ने डिश को तोड़ने और नष्ट करने का फैसला किया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब डिश को तोड़ा जा रहा था तो उसके अंदर से कुछ काला पदार्थ निकल रहा था जो बहुत ही बुरी आवाज कर रहा था। सबने डिश को तोड़ दिया, उसे एक खुली हुई जगह पर ले गए और फिर जला दिया। तब से लेकर आज तक ना तो किसी को आहट सुनाई दी और ना ही छत में किसी के होने का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी है। ये सर्दियों के वक्त की बात है।
बहुत साल पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो मेरे दो दोस्त बहुत ही खास थे। उन दोनों का नाम था राजेश और कमलेश। राजेश और कमलेश के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे। जैसा कि सर्दियों का समय था तो हम तीनों ने तय किया कि क्यों ना हर रात खेत में जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर कर जलाई जाएं और वहां पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक किया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यही तय किया और फिर उस दिन के बाद से हम लोग रोजाना रात को खेत में जाने लगे और लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, वहां पर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा। करीब एक हफ्ता बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बड़े आराम से जाते आते हैं। मगर एक रात जब मैं अपने घर से निकल रहा था तभी मेरी माँ ने टोका, अरे बेटा, आज अमावस की रात है, आज कहाँ जा रहा है तू? तो इस पर मैंने माँ से कहा, क्या अमावस की रात, वो क्या होता है? तो इस पर माँ ने कहा, बेटा आज की रात चंद्रमा आसमान पर नहीं निकलता। आज की रात भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आज बाहर मत जा। तो इस पर मैंने अपनी माँ का पहले तो मजाक उड़ाया ये कहकर कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जिसके बाद मैं अपने घर से निकल गया। चलते चलते मैं खेत के पास पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे, मगर फिर मैंने सोचा कि वो लोग इतने डरपोक भी तो नहीं हैं कि अमावस की वजह से यहाँ ना आए। जिसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाया। अभी मैं वहाँ आग जलाकर बैठा हुआ ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। वो जब चलते चलते मेरे करीब आया तो मैंने पाया कि वो कमलेश है। कमलेश मेरे पास आकर बिल्कुल सामने सामने बैठा। जिसके बाद मैंने कमलेश से पूछा, अच्छा वो तू आ गया, क्या लगता है राजेश आएगा कि नहीं? इस पर कमलेश कुछ देर मेरी ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। इस पर मैंने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने मना नहीं किया आने से अमावस का बोलकर? मुझे तो किया था, मैं चला आया। तो इस पर कमलेश ने कहा, मुझे भी मना किया था मगर मैं माना ही नहीं। जिसके बाद मैं और कमलेश थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। बातों के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमलेश कुछ छिपा रहा है या फिर चुप चुप सा रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमलेश बहुत ही बातूनी लड़का था, हमेशा बकबक करता ही रहता था। तो फिर आज इसे क्या हो गया? मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने कमलेश के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल कमलेश के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं बल्कि यह कुछ और ही है, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं खड़ा हुआ और फिर उठकर जाने लगा। जाते जाते मैंने कहा, कमलेश आज ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं जा रहा हूँ घर, तू बैठेगा तो बैठ वरना मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पर कमलेश ने कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं हो सकता। मैं चुपचाप वापस से अपनी जगह पर बैठ गया डर के मारे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था
कि भूत आग के करीब नहीं आते हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की कि कमलेश आग से दूर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने वहां पर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कमलेश मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैं गांव के घरों की सीमा पर दाखिल हुआ कि तभी वो कमलेश या फिर वो जो कुछ भी था वो एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई तो फिर माँ ने कहा कि वो कोई आत्मा थे। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में खत्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रही थी। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे। उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा।
उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फिलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यही रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था
उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो। पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की जरूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सदायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।